हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आइयो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से होंगे और सभी अभी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। तो तैयारी होगी अभिजीत की। तो स्टूडेंट 2 दिन से आपकी क्लास नहीं चल रही थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा से ख़राब थी, तो इस वजह से मैं कोई भी क्लास नहीं कर पा रही थी। उसके लिए आपको असुविधा हुई, इसके लिए सॉरी। और आज हमारी फिर से क्लास होगी उसी जोश और जुनून के साथ, उसी समय पर। सुबह के बज चुके हैं 10। तो आज हम करने वाले हैं अपना GK/GS वाला पोर्शन। जैसे कि आप सबको पता होगा, ये जो हम क्लास करने वाले हैं ये होगी हमारी 20/12/2020 को फर्स्ट पाली के जितने भी हमारे GK/GS से संबंधित सवाल आए थे वो करने वाले हैं। इसका आपको हिंदी का टेस्ट पेपर आपको मिल गया होगा और आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से किया भी होगा। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते चलते अपने सेशन पर, करेंगे बहुत अच्छे से क्वेश्चन। मैं दूंगी आपको क्वेश्चन, आपको देना सभी क्वेश्चन का जवाब। बिल्कुल आपको एग्जाम के तरीके से ही अपने क्वेश्चन को टैकल करना है और बिल्कुल भी क्या है अपने साथ धोखा नहीं करना है कि चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर टेस्ट चल रहा है, आप गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं। अगर गलत होता है तो गलत क्यों हो रहा है ये भी आपको सीखना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं पढ़ूंगी क्वेश्चन, आपको ही पढ़ना है और पढ़ने के बाद समझना है, समझने का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा सामान्य ज्ञान का सेट होने वाला है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आप सबको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। आप बताएंगे भावनगर से दांडी तक, जूनागढ़ से दांडी तक, राजकोट से दांडी तक या अहमदाबाद से दांडी तक। यानी कि जो महात्मा गांधी ने लीडरशिप की थी अंग्रेजों को विरुद्ध, जो नमक मार्च था जिसको हम नमक यानी कि इसको दांडी मार्च भी कह देते हैं, तो ये आयोजित किया गया था। ये किन 2 स्थानों के बीच पर किया गया था भाई आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर के डी, अहमदाबाद और दांडी के बीच यह यात्रा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन की फॉर्म में चेंज करके क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है और ये क्वेश्चन आपके PYQ को कही है कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर प्रकार से आपको क्वेश्चन को पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ जो नमक मार्च था ये शुरू कब हुआ था, तो आप बताएंगे ये 12 मार्च 1930 को तो ये शुरू हुआ है। और अगर आपसे पूछें खत्म कब हुआ था तो आप बताएंगे 6 अप्रैल 1930 को ये अपने स्थान पर यानी दांडी पहुंच गए थे। और दांडी कहाँ पर है, नवसारी जिला आपको मिलेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं वहाँ पर क्या है, दांडी है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है सही जवाब। मुझे लगता है कि आपने ये सभी डिटेल्स लिख ली होंगी। और मैं बताऊं जब इन्होंने यह यात्रा शुरू की थी तब क्या है महात्मा गांधी सहित क्या है वहाँ पर 78 सदस्य थे। तो 78 सदस्यों के साथ ये यात्रा शुरू गई थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग कर दिया गया था। इस प्रकार नमक कानून को तोड़कर औपचारिक रूप से सामान्य अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ भी किया गया था। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आप बताएंगे 6 अप्रैल 1930 को ही हुआ था, जिस दिन क्या है दांडी मार्च जो कानून था, दांडी कानून था, उसको औपचारिक रूप से तोड़ दिया गया था। तो ये सभी संबंधित डिटेल आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से मिली होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की तरफ दे रही हूँ, मुझे जल्दी से उसका क्वेश्चन बताना है और क्वेश्चन भी आपको सही तरीके से बताना है, राइट तरीके से बताना है। देखिए ये क्वेश्चन कितने गलत काटा है, चलिए मैं बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 39 2 नंबर का इसमें लिखा है निम्नलिखित में से जो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत के PM होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, ये आपको बताना है। या निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, आपको ये बताना है कि भारत के जो PM है उनकी नियुक्ति कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के मुख्य आयुक्त करते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे हमारे क्वेश्चन 39 का जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति क्या है, भारत के PM को नियुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि संविधान का जो आर्टिकल 75(1) है, क्योंकि आपको ये भी डिटेल पता होनी चाहिए, आर्टिकल 75 का सब लोग 1 है, इसके अंतर्गत
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन से आर्टिकल के तहत होती है। तो आप बताएंगे आर्टिकल 75 के तहत होती है, वन के तहत। और इसके तहत ही जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस प्रधानमंत्री की सलाह पर भी अन्य मंत्रियों को नियुक्त कर देते हैं। तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी कर रहा है इंतजार। मैं क्वेश्चन आप सभी की तरफ फेंक रही हूँ, आपको बहुत जोर से क्या है, स्पीड से उत्तर फेंक के मानना है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं। यानी आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, 18 हैं, 22 हैं, 28 हैं या 24 है। तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 18। उत्तर प्रदेश में क्या है, 18 मंडल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो न्यूएस्ट जो हमारे यहाँ मंडल है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे वो है हमारा अलीगढ़। तो कभी कभी अगर आपसे ऐसे पूछेगा अलीगढ़ तो आप बता सकते हैं ये क्या है, 18वें नंबर का नया ज़िला था और सबसे नवीनतम था। तो 18 ज़िले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से ज़िले हैं तो चलिए वो भी देख लेते हैं। पहला हो जाएगा हमारा आगरा, दूसरा हो जाएगा हमारा अलीगढ़, तीसरा हो जाएगा हमारा आजमगढ़, चौथा हो जाएगा हमारा प्रयागराज, पाँचवा हो जाएगा कानपुर, छठा हो जाएगा गोरखपुर, सातवां हो जाएगा चित्रकूट, आठवां हो जाएगा हमारा झांसी, नवा हो जाएगा अयोध्या, 10वां हो जाएगा बरेली, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जानी जाएगी। आगे चलते हैं। 12वां हो जाएगा मेरठ, जिसको क्रांति नगरी भी कह देते हैं, कैची नगरी बोल देते हैं। लखनऊ 13वां, नवाबों की नगरी उत्तर प्रदेश की राजधानी। और यहाँ पर क्या थी, चिकनकारी क्या है, जो ODOP है, काफ़ी फेमस है यहाँ पर। 14 हो जाएगा वाराणसी, जिसको घाटों की नगरी बोल देते हैं, सबसे प्राचीनतम नगर की उपमा भी दी जाती है। 15वां हो जाएगा देवी पाटन, 16वां हो जाएगा बस्ती, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी बस्ती जिंदा है, जिसकी बस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। 17वां हो जाएगा मिर्ज़ापुर की कालीन बहुत फेमस है, ये भी आप याद रखेंगे। और 18वां हो जाएगा हमारा सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर में क्या होते हैं, रसीले फल हमारे लिए बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। तो ये थे हमारे 18 मंडल। कुछ इस प्रकार से आप सभी को रिवाइज हो गया होगा, कुछ ने याद भी कर लेंगे और कुछ को रिवाइज भी हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही जवाब था वो था 18। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर जो क्वेश्चन नंबर 43 आप सभी के सामने है कि भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान में मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के रूप में संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता पर विज्ञापन हुए थे। यानी कि भारत और उस पड़ोसी देश का नाम बताना है जिसके पर भारत और जापान ने क्या है, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए क्या है, समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 41 का देना सही जवाब। तो चीन है, बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही जवाब होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो आप बताएंगे श्रीलंका में ही क्या है, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत और जापान ने क्या है, यह समझौता किया था। आपने अगर करंट अफेयर पढ़ा होगा तो हाल ही में भारत और रूस के द्वारा ही श्रीलंका में मोटला एयरपोर्ट को विकसित करने, उसको सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने, उस पर काम करने के लिए उसको 30 वर्ष पर लीज पर लिया गया है। कहने का मतलब है कि भारत और रूस क्या है, उसको अपने अंडर के अंतर्गत काम करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि यह संधि किस देश के लिए हुई है, जैसे 2019 में पूछा था, तो 2024 में अगर एग्जाम होगा तो तभी भी ऐसा क्वेश्चन बनाकर पूछ सकते हो, तब भी उसका आंसर क्या है, श्रीलंका होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का पूछने का तरीका और किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है वो आपको PYQ लगाने से पता चल जाएगा। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करा होगा और कैसे अपनी तैयारी आगे की बनाकर चलनी है वो भी आपने सीखा होगा। मैं लेकर चलती हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 42 है कि चकबंदी से आप क्या समझते हैं कि चकबंदी का मतलब क्या होता है। भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, परिवार का एकीकरण या कर का समेकन। यानी कि जो चकबंदी होती है इसका अभिप्राय क्या है, क्या इसका अर्थ है। तो आप बताएंगे
ये जो चकबंदी होती है, चकबंदी का मतलब होता है जो भूमि के खेत बिखरे बिखरे होते हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं। मान लीजिए ये कोई राम लाल है, इनका खेत कोई एक ईस्ट में हो जाए, एक खेत इनका साउथ में हो जाएगा, एक खेत इनका पूरब में हो जाएगा और एक खेत पश्चिम हो जाएगा। तो देखिए एक ये जो व्यक्ति है रामलाल, ना तो यहाँ पर कुआं बना पाएगा, ना खाद बिजली पानी लगा पाएगा, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर। तो चकबंदी के माध्यम से जो उनके खेत रहेंगे उन चारों खेतों के क्या है आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो रामलाल जी क्या करेंगे, अपने इस खेत में क्या है कुआं लगवा लेंगे और खाद पानी बिजली की क्या है सब में ये व्यवस्था कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या है खेती की क्या है उत्पादकता भी बढ़ेगी और काम करने में जो हमको समय की जो बर्बादी होती वो नहीं होगी। तो चकबंदी करने से क्या है खेती का, कृषि का क्या है, भूमि का एकीकरण कर दिया जाता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में जो जोत चकबंदी अधिनियम है ये 4 मार्च 1954 को स्वीकृत किया गया था। लेकिन यह जोत अधिनियम आया कब था, तो आप बताएंगे आया था 1953 में, ठीक है। और लागू कब हुआ था, तो आप बताएंगे 8 मार्च 1954 को पूरे उत्तर प्रदेश में यह लागू कर दिया गया था। आया एक्ट कब बना, 1953 में, लागू हुआ 8 मार्च 1954 में। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कब दिया गया, यानी राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति यानी हस्ताक्षर कब किए, तो आप बताएंगे 4 मार्च 1954 को। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो चकबंदी से बन सकते हैं वो आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द की लवाणा बारी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी। चंबल है, बनास है, माही है या लूणी है। तो क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे सही जवाब। मुझे लगता है कि आपने ये लवारी क्वेश्चन ये शब्द भी पहली बार सुना होगा। तो देख सकते हैं एग्जाम में किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। संस्कृत शब्द है, तो आप बताएंगे कौन सी नदी का ये अर्थ है जिसको हम नमकीन नदी भी कह सकते हैं। तो आप बताएंगे वो हो जाएगा लूणी नदी। और लूणी नदी कहाँ पर बहती है, तो आप बताएंगे राजस्थान में। और यह है ना तो पर्वत ना ही पहाड़ से निकलती, ये क्षेत्र से निकलने वाली नदी है और यह राजस्थान में ही बहती है। और राजस्थान में क्या है वहाँ पर ही विलुप्त हो जाती है। तो इस वजह से क्या है इसको कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इसको यह नमकीन नदी भी बोल देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन को घुमा दिया गया था। तो आपको नहीं घूमना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, आप सभी ने किया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि सीआरपीएफ द्वारा वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, होम गार्ड, रैपिड एक्शन फोर्स। तो सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष अंग है जो दंगों जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा रैपिड एक्शन फोर्स। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी ने क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से किया होगा। अगर मैं आपसे बता दूं कि सीआरपीएफ या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का या विशेष विंग रैपिड एक्शन फोर्स, जिसको हम बोल देते हैं द्रुत कार्य बल, का आरंभ इसे 10वीं बटालियन के साथ अक्टूबर 1992 में खड़ा किया गया था। किसमें किया गया था, 1992 में क्या है इसकी स्थापना की गई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए। इसका जो संबंध होता है जैसे दंगे और दंगे जैसी स्थिति से निपटने, समाज में विभिन्न वर्गों में परस्पर आत्मविश्वास माहौल को बढ़ाने के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के दौरान योगदान करने के लिए खड़ी की गई थी। तो आप बताएंगे रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना कब की गई थी, 1992 में। दंगे और दंगे जैसी स्थिति को निपटने के लिए इस क्या है एजेंसी का हमने प्रयोग किया है। और ये एजेंसी किसकी है, सीआरपीएफ का क्या है, एक विशेष बल है। तो ये सभी क्वेश्चन थे आपको क्वेश्चन नंबर 44 से संबंधित। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया होगा। कुछ के लिए क्वेश्चन नया भी होगा और कुछ के लिए क्या रिवीजन भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है कि स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिषद है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। पुणे में है, बंगलुरु में है, मुंबई में है कि दिल्ली में है। तो क्वेश्चन नंबर 45 से करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे ये हो जाएगा दिल्ली में। और दिल्ली में आपने अक्षरधाम तो घूमा होगा। मैं तो अपने कॉलेज के समय में जब हम स्कूल में पढ़ते थे इंटर वाले स्कूल में, तो हम तो अपने अक्षरधाम मंदिर यहाँ पर देखने के लिए गए थे। काफ़ी सुंदर अक्षरधाम मंदिर है और इस स्वामी नारायण मंदिर है। आपको ये पता होगा कि स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम जो दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना है, तो वो बताएंगे वो कहाँ पर बना है, वो बना है सऊदी अरब में, यूएई में भी स्थापित हुआ है। वो भी क्या है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर ही बना हुआ है।
तो आप ये भी याद रखेंगे, क्योंकि वो 2000 क्या है 24 में क्या है उसका अनावरण हुआ था, और मोदी जी क्या है, मोदी जी ने उसका अनावरण भी क्या होगा। इसी वजह से क्या है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। चलिए आगे की तरफ मैं आप सभी को लेकर चलती हूँ, अच्छे से करना है। अगर मैं पूछूं आपसे, क्या दिल्ली के अलावा ही हमारे भारत में अन्य कोई स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर है, तो आप कहेंगे दीदी बिल्कुल है, क्योंकि दिल्ली के अलावा क्या है स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम जो मंदिर है ये गुजरात के गांधीनगर में भी एक और मंदिर है, वो भी हमारे भारत में है। यानी कि भारत में हमारे 2 मंदिर हो गए, एक तो दिल्ली में हो गया अक्षरधाम मंदिर, और एक हमारा गुजरात में भी हो गया गांधीनगर में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। तो ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आप सभी को लेकर चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। यानी कि ऐसा कौन सा वाहन था जिसको लॉन्चिंग के समय में चंद्रयान 2 के समय उपयोग किया था। GSLV MV3 के, PSLV C11, GSLV F11 या PSLV C45। तो कौन से लॉन्च से वाहन मिशन 2000 चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के GSLV MK3 से लॉन्च किया गया था। इसी वजह फुल तो आपने ये कर लिया होगा, मुझे लगता है कि आप सभी ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इस मिशन के अंतर्गत एक ऑर्बिटर, लैंडर और एक रोवर भी शामिल था। अगर आपसे कई बार पूछा गया होगा कि लैंडर का नाम क्या था, ये क्वेश्चन बहुत बार से पूछा गया है। लैंडर का नाम था विक्रम, आप ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखिए। और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है, लैंडर क्या था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान, आपको पता होगा। और ये मिशन लॉन्च कब हुआ था, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक पार्किंग ऑर्बिटर में क्या है प्रक्षेपित कर दिया गया था। तो ये थे हमारे चंद्रयान 2 से संबंधित सवाल जो बन सकते हैं। और चंद्रयान 3 को तो आपको पता होगा LV M3 M4 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और 23 क्या है वो 23 अप्रैल को वो पहुंच गया था। इस 23 अप्रैल को क्या है हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी घोषित किया है मोदी जी ने। और आपको ये पता होगा जहाँ पर ये पहुंचा था उसको हमने शिव शक्ति स्थल भी, शिव शक्ति पॉइंट उसको नाम दिया है। और ये साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत क्या है विश्व का पहला देश बन गया है, और चंद्रमा पर पहुंचने वाला वह चौथा देश बन गया है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता था कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है, तब आप जवाब देंगे पहला देश बना है। आई होप ये संबंधित जानकारी थी चंद्रयान 3 की और 2 की। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे। यानी कि जब भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान आपको वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे वहीं आपको बताना है। श्रीमती सीतारमण, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री पीयूष गोयल या प्रकाश जावड़ेकर। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही जवाब हो जाएगा, आप बताएंगे 2020 से दौरान वाणिज्य और ये उद्योग मंत्री कौन थे, तो आप बताएंगे पीयूष गोयल जी मंत्री थे। अगर मैं आपसे पूछूं ये कब से कब तक के लिए थे, तो आप बताएंगे ये 2020 से 2023 तक रहे हैं। और अगर मैं पूछूं जो धर्मेंद्र प्रधान थे उस टाइम पे क्या थे, कौशल विकास एवं उद्योग उद्यमिता मंत्री थे। लेकिन वर्तमान में जो धर्मेंद्र प्रधान है वो क्या है, शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, मनसुख मंडाविया आपको पता होगा वे हमारे क्या हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। और सीतारमण क्या है, श्रीमती सीतारमण ये हो जाएंगी हमारी वित्त मंत्री। तो आप ये सब भी याद रखेंगे 2024 के परिप्रेक्ष्य में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 आप सभी के सामने है कि ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है। 144 प्रतिदिन, 110 मिनट प्रतिदिन, 100 मिनट प्रतिदिन या 165 दिन प्रति मिनट क्या है। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत में क्या है औसतन उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया का क्या है इस्तेमाल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब हो जाएगा, देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे 2020 के अनुसार 144 मिनट प्रतिदिन औसतन भारत का व्यक्ति क्या था सोशल मीडिया पर अपना समय बिताता था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर मैं पूछूं यही आंकड़ा अगर आपसे 2023 के परिप्रेक्ष्य में पूछे तब आप जवाब क्या देंगे, तो आप बताएंगे तब क्या है 144 मिनट प्रतिदिन भारत का व्यक्ति औसतन सोशल मीडिया पर अपना समय बिताता है।
तो आपको ये याद होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है 2020 और 2023 में क्या है, आंकड़े क्या बराबर थे। तो कोई भी आपका चेंजेस नहीं हुआ है, तो आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है 49 कि भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है। अगर आप मेरी डेली क्लास करते होंगे, क्योंकि 2 दिन से तो क्लास नहीं हो रही, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। मैंने आपको जीएसटी से बनने वाले हर एक क्वेश्चन आप सभी के सामने रख दिया है। अगर आपने प्रतिदिन क्लास की होगी तो जीएसटी से बनने वाला ये क्वेश्चन तो आप गलत करके आने वाले ही नहीं हैं, या अगर आपसे अन्य क्वेश्चन ही पूछते हैं तभी भी क्या है, आप जीएसटी वाला क्वेश्चन बनाकर ले जाएंगे। यूके के मॉडल पर आधारित है, कनाडा के मॉडल पर आधारित है, अमेरिका के मॉडल पर आधारित है कि जापान के मॉडल पर आधारित है। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर के 20 स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है कि कपास प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर है। मुंबई में है, नागपुर में है, दिल्ली में है या जयपुर में है। तो कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान जो आप करेंगे उसके लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा मुंबई, और मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। और मुंबई किनकी है, मुंबई है दिल वालों की, पैसे वालों की। इसको भारत की क्या है, वित्तीय राजधानी भी हम कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और सालसेट द्वीप पर सबसे घनी आबादी के रूप में बसा जो शहर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मुंबई। ऑप्शन नंबर की भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है स्टूडेंट। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से भी किया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आप सभी का क्वेश्चन कर रहा है इंतजार, आपको करना है क्वेश्चन का जवाब। मैं आप सभी को क्वेश्चन फेंक रही हूँ, आपको भी क्या है मेरी तरफ आंसर फेंक कर मानना है। CAPFS या CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के लिए विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफी प्रदान की जाती है। संक्षेप रूप में अर्थ समझने अर्थ का प्रयोग किया गया है, यानी कि संक्षेप रूप में अपने सामान्य अर्थ के में प्रयोग किए गए हैं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर जो 51 है, तो आप बताएंगे उसको क्या है 3 अवार्ड दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसको क्या देते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस, इसको बोल देते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में विजेताओं को प्रतिवर्ष 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। इसके अंतर्गत राजपत्रित अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान, गैर राजपत्रित अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य रैंक के पुलिस हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान को यह ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। तो इस प्रकार से जो भी आप प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, उनको क्या है 3 ट्रेनिंग सेंटर को, 2 सरकारी, 1 गैर सरकारी और 1 पुलिस का अन्य समर्पित जो वो होता है टीचिंग इंस्टीट्यूट, उसको क्या है ये अवार्ड प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर किसी 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों के लिए नया हो सकता है, लेकिन बहुत से बच्चों के लिए यह क्वेश्चन पुराना भी होगा, जो कि अगर आप PYQ लगा रहे होंगे तो आपने यह क्वेश्चन देखा होगा। हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चैनल और क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करते रहना है और बने रहना है अपनी इस सीरीज़ के साथ। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने आपको इससे पहले 10 टेस्ट पेपर आपको करा दिए हैं घटना चक्र की टोसरी, तो उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाकर कर सकते हैं। आपको प्रतिदिन सुबह के 10 बजे GK GS एवं हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलता है अल्टरनेटिव डेट से। अगर मैं आपको बता दूं डेली हमारा शाम के 6 बजे यूथ कंपटीशन टाइम का टॉप 50 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, वो हमारा फुली डेडिकेट है यूपी पुलिस एग्जाम 2024 कांस्टेबल, जो हम करते हैं ओनली GK GS के लिए। अगर आपको GK GS मजबूत करनी है, परखना है अपनी तैयारी को, तो प्लीज़ आप शाम 6 बजे चैनल पर जुड़ना ना भूलें। तो ये जानकारी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट थी। चलिए फिर से आपका ध्यान केंद्रित करती हूँ क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से जीवों की किसकी यौगिक कंपाउंड आँखें होती हैं। यानी कि ऐसा कौन सा जीव होता है जिसमें आँखें जो हैं वो कंपाउंड होती हैं, यानी कि यौगिक के रूप में होती है। ड्रैगन मक्खी की, कबूतर की, मेंढक की, टूना मछली की। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही जवाब हो जाएगा आप बताएंगे। तो ड्रैगन मछली होती है, उसकी क्या है जो आँखें होती हैं वो कंपाउंड के रूप में होती हैं। आप पूछेंगे दीदी कंपाउंड जैसी आँखें क्या होती है, इसका मतलब क्या, आपको समझा दीजिए। देखिए कंपाउंड का मतलब ये होता है कि इनकी आँखें होती हैं ना, तो जैसे कि मान लीजिए अगर किसी मनुष्य को देखती हैं, मान लीजिए इस प्रकार से कोई मनुष्य है, तो उसका मुँह का अलग
प्रतिबिंब बनेगा। इसके राइट हैंड का अलग, लेफ्ट हैंड का अलग, पैर का अलग, हाथ का अलग, दांत का अलग, मुंह का अलग। तो क्या है अगर किसी भी अन्य प्राणी को, अन्य जीव को देखती है, अन्य कीट को देखती है, तो उसके कंपाउंड क्या है, अलग अलग इनकी आंखों पर बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ड्रैगन मछली में जो आंखें होती हैं वो कंपाउंड के रूप में आंखें पाई जाती हैं। यह आंखें कीटों की क्रोस्टेशिया जैसे संघी पादपों आर्थ्रोपोडा में दृश्य बोधक का एक शारीरिक अंग होता है और यह ड्रैगन मछली के रूप में कंपाउंड आंखें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में झारखंड के किस नेता ने यानी कि लीडरशिप में लड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया था इनके द्वारा, सभी क्रांतिकारियों के द्वारा, तो 1942 में हुआ था। तो झारखंड में किस नेता ने इसको लीडरशिप किया था, भाई आपको बताना है। आप बताएंगे जयपाल सिंह ने, चूनाराम महतो ने, रामनाथ सोरेन ने या राम भगत ने। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, चूनाराम महतो के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंटम जो 1942 में शुरू किया गया था। तो झारखंड में जो लीडरशिप की थी वो की थी चूनाराम महतो के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए करो या मरो का नारा इसी आंदोलन से संबंधित था और वो किसने दिया था, डू और डाई का ये दिया था आपके महात्मा गांधी ने, जिसको हम राष्ट्रपिता की संज्ञा भी देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 से संबंधित जितनी भी डिटेल थी वो मैंने आप सभी को बता दी है। क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी को मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आपको लेकर चलती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 54 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, वो आपको बताना है। 2 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं। देखिए अगर आप इससे पिछली क्लासेस से भी जुड़े हुए हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष, इसकी स्थापना कब हुई थी, यह सभी डिटेल में आपको उस क्वेश्चन में बता चुकी थी। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, वही आपको बताना है। तो देखिए उस टाइम पर जब ये सवाल आया था तो इसमें कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो इस पर क्या है स्टार मार्किंग की गई थी, यानी कि सबको इसका बराबर बराबर नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। लेकिन अगर ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ सवाल पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है इसमें तो एक अध्यक्ष होता है और 5 क्या है पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पर कुल मिलाकर के इसमें 6 सदस्यों की एक टीम होती है और एक संविधानिक पूर्ण आयोग के रूप में इसको विशेष आमंत्रित सदस्य भी कहते हैं। लेकिन इसी प्रकार अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार में कुल सदस्य पूछें तो कुल सदस्य इसमें 13 होते हैं। तो जिस भी प्रकार से आपको सवाल आपके सामने फेंकेगा उसी प्रकार से आपको अपना उत्तर भी फेंक देना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो UPPRPB जो होती है इसके द्वारा इसका उत्तर डी माना गया था, लेकिन आपको नहीं सोचना, आपको यूपी पुलिस के परिप्रेक्ष्य से सोचना है। तो आपका जवाब उस पर स्टार मार्किंग की गई थी, सबको जवाब का जवाब दिया गया था। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा तो 6 बताना है, अगर वैसे पूछेगा तो आपको 13 बताना है। अब चलते हैं अपने इससे संबंधित और डिटेल पर। यह एक संवैधानिक संस्थान है, यानी कि यह एक क्या है आपकी संविधान में वर्णित नहीं है, ये गैर संवैधानिक सरकार, यानी इसको क्या है वैधानिक संस्था हम कह सकते हैं, संवैधानिक नहीं वैधानिक संस्था बोल सकते हैं। और ये क्या है जिसका स्थापना मानवाधिकार जो संरक्षण अधिनियम था, इसका एक्ट कौन सा था 1993 के तहत की गई थी और सभी प्रावधानों को क्या है 12 अक्टूबर 1993 को क्या है शुरू कर दिया गया था। तो ये थी आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से संबंधित डिटेल। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 कि 2010 में लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सीमित समिति, एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस पर समिति, प्रवासियों श्रमिकों पर समिति, क्या महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को उन्मूलन पर समिति। तो 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम और कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि किन के लिए की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब बनेगा एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस समिति पर यह की गई थी। क्वेश्चन नंबर के बी क्वेश्चन नंबर 55 का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 56 आपसे भी कहा है कि निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ना है और सही कथन को चुनना है। एक है कि चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण तक भारत में शासन किया था
ऑप्शन नंबर 2 है, कथन नंबर 2 है कि यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी से उत्पन्न हुआ था। तो ऑप्शन है पहला सही, दूसरा भी सही, पहला सही और दूसरा गलत, पहला गलत और दूसरा सही, या पहला गलत और दूसरा भी गलत। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे दीदी हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन क्या गलत हो जाएगा। आप पूछेंगे कैसे, तो आप बताएंगे जो चोल वंश का जो समृद्ध घाटी है वो गंगा नदी की नहीं थी बल्कि किसकी थी, कावेरी नदी की थी। क्योंकि दक्षिण भारत में है तो दक्षिण भारत में आपको गंगा तो जाती नहीं है, तो अगर आप ये पढ़ेंगे तो दूसरा ऑप्शन तो आप ऐसे ही टिक गलत कर सकते हैं। तो दक्षिण भारत में कौन सी नदी आती है, कावेरी नदी आती थी। तो ये था हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित होता है। इसको स्पैम कहते हैं, न्यूज़ ग्रुप बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं, अपडेट्स बोलते हैं। तो अनचाहे जो ईमेल संबंधित शब्द उसको बोलेंगे, उसको हम स्पैम बोलते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया है, स्पैम। ऑप्शन नंबर के क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब हो जाएगा। स्पैम मतलब होता है कि अनसेव्ड सोलिविटेड बल्क मेल के नाम से भी जाना जाता है। जो जंक मेल होते हैं ना, जो जंक ईमेल होते हैं उनको आप अब सोलिसिटेड बल्क मेल भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन से संबंधित डिटेल। एक होता है ईमेल, जो होते हैं वर्तमान संदेशों से आदान प्रदान का तीव्रतम साधन है। इसके द्वारा भेजे गए संदेश कुछ ही क्षण में मिल जाते हैं। तो इसकी जो बहुत ही तेज गति से इसको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि अंगूर की खेती को आम तौर पर क्या कहा जाता है। यानी कि अगर आप अंगूर की खेती करते हैं तो उसके लिए कोई शब्द होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेरीकल्चर बोलेंगे, एबीकल्चर बोलेंगे, मोरीकल्चर बोलेंगे, विटीकल्चर बोलेंगे। मैं नहीं भाई कहूँगी, अगर आप पिछले दिनों से मेरे साथ क्लास कर रहे हैं तो मैं आपको ये संबंधित सारी क्लास बता चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब बनेगा वो बनेगा विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।